अपने जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण और बेहतर वक्त अपने घर परिवार से दूर सरकार और देश की सेवा में बिताने के बाद कई बार पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक ताने बाने टूटने लगते हैं। ऐसे में एक कर्मचारी के पास ये आस होती है कि उसके बुढ़ापे की लाठी, उसकी पेंशन उसके साथ होगी तो कठिन वक्त आसानी से गुजर जाएगा। लेकिन अब उस पेंशन पे भी प्रश्न उठने लगे हैं। उस पेंशन में भी नई पेंशन, पुरानी पेंशन के पेच फंसे हुए हैं। सभी मुद्दों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अपना पंचस्व में जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह बघेल जी। आप महासचिव भारत पेंशन समाज रीवा जिला हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है अपना पंचस्व में। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ हैं सोनाली दुबे, आप रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट की। हम इस नई पेंशन और पुरानी पेंशन का जो मसला है इस पे विस्तार से चर्चा करें। उसके पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पुरानी पेंशन लागू करिए, पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके हकदार के इतना जुल्म न करिए, कि इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। ये लाल रंग कर्मचारियों के खून का है। खून से लिखी ये चिट्ठियां देश के प्रधानमंत्री के लिए हैं। मांग है कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कभी अपने खून से ऐसी चिट्ठियां लिख रहे हैं तो कभी अपना सर मुंडवा रहे हैं। यह सब कुछ सरकार का ध्यान अपनी मांग की ओर खींचने के लिए। कर्मचारियों का आरोप है कि जब नई पेंशन स्कीम की योजना बनी तब इसके अनगिनत फायदे गिनाए गए, लेकिन जब यह योजना लागू की गई तब इसकी हकीकत सामने आई। कोई भी कर्मचारी जब सेवा करने आता है तो उस समय वो पेंशन की बात नहीं करता, वेतन की बात करता है। उसके बारे में काफ़ी प्रचार किया गया कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को बहुत सारे फायदे हैं। कर्मचारी अपने वेतन में खुश था। जैसे जैसे 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होना चालू हुए, तब उन्हें पता लगा कि न्यू पेंशन स्कीम में कितना नुकसान है। पुरानी पेंशन मतलब सेवानिवृत्त कर्मचारी की प्राण वायु, ऑक्सीजन कह दें। सरकार अनदेखा कर रही है कि सरकार की मंशा क्या है सरकार जाने। लेकिन ये बताइए, आज किसी को 1000 रुपये पेंशन मिले, 1200 रुपये पेंशन मिले, तो क्या बुढ़ापे में गुजारा हो सकता है? अब आज श्रवण कुमार तो पैदा नहीं होंगे जो माँ बाप को खिला लेंगे। बुढ़ापे में इलाज का पैसा, दवा का पैसा, या आज हम 60,000 रुपये पा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद हम 1000 रुपये पाएंगे, कहाँ से गुजारा होगा? हम लोग अपने अपने ढंग से मांग करते रहे सरकार से, कभी खून से पत्र लिख कर, कभी मुंडन करवा कर, अपने अपने ढंग से भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से मांग किए और भी मांग कर रहे हैं। आखिर यह नई और पुरानी पेंशन योजना का पेंच क्या है, समझते हैं एक उदाहरण से। किसी सरकारी महाविद्यालय के व्याख्याता को अगर रिटायरमेंट के समय हर महीने 75,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था तो उसकी पेंशन हर महीने 37,500 रुपये मिलती है, जबकि नई पेंशन योजना में उसे हर महीने 28,000 से 35,000 रुपये तक की रेंज में रखा जाएगा, यानी 2,500 से 9,500 रुपये तक का हर महीने नुकसान। ओपीएस और एनपीएस में 10 बड़े अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली को पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर
फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कोई स्थायी पेंशन नहीं है। आज जो रिटायर हो रहा है उसे 500-400 पेंशन मिल रही हैं, जबकि पुरानी पेंशन में एक निश्चित था कि वो अंतिम वेतन का 50% मिलेगा, साथ में डीए समय समय पर बढ़ता रहेगा। एक स्थायी वो था, इसमें नुकसान है। नई पेंशन में तो लोग परेशान हैं। पहले पुरानी पेंशन में जो था कि लोगों को वेतन का 50% मिलता था। नई पेंशन में प्रावधान है कि उसमें जो मेरा 10% कट रहा है, सरकार जो है 14% दे रही है। मांग तो हम लोग हर जगह ऊँचाए सबसे, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे समाज सेवी हो, जो भी हो। अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में देने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद होती है कि कम से कम उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, लेकिन 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को बुढ़ापे में भी अपने हक के लिए कभी आंदोलन के लिए उतरना पड़े तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। ज्वाइनिंग के समय जो पेंशन स्कीम बताई गई थी, रिटायरमेंट आते आते वो बदल गई। अब ये अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं। राजेंद्र सिंह जी, हमने ये अभी रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कुछ कहना है आपका? कहना ये है कि कर्मचारी चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, जब वो सर्विस में जाता है शासकीय सेवा में, तो सबसे बड़ा उसका आकर्षण का आधार ये होता था कि उसका सेवा के बाद का रिटायरमेंट का पीरियड सुरक्षित रहेगा। लेकिन 2004 में पेंशन बंद करने के बाद जो भर्तियां जिन लोगों की हुई हैं, पुराने कर्मचारियों को तभी ओपीएस मिल रहा है 2004 के पूर्व जो भर्तियां हुई हैं, लेकिन 2004 का पेंशन बंद करने के बाद जो भर्तियां हुई हैं उनमें एक सुरक्षा की भावना है, क्योंकि जो नई पेंशन योजना है इसका कोई स्पष्ट प्रारूप नहीं है, जो है वो मार्केट बेसिस पर है। कोई सियोरिटी नहीं है कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। अंशदान कटता है, अंशदायी पेंशन है, निश्चित रूप से स्टेट भी अपना अंशदान देता है, कर्मचारी भी देता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो उसका कार्पस होता है उसी के इन्वेस्ट के अगेंस्ट में मिलता है और वो मार्केट पर निर्धारित है। अब जैसे मान लीजिए कोई रिटायरमेंट हुआ, उस पर जो कटौती हुई 10% कर्मचारी की होती है, 14% तो एम्प्लॉयर देता है। जो फंड लास्ट में क्रिएट होता है उसका 60% तो वो संबंधी कर्मचारी निकाल सकता है, लेकिन 40% इन्वेस्ट होता है पेंशन के अगेंस्ट में। और उस 40% जो इन्वेस्ट होता है उसका जो एनुअल जो होगा, जो बाजार मार्केट के आधार पर होगा, 6% कभी होता है, कभी 7% होता है, कभी 9% होता है। उसी एनुअल जो उसका उसमें मिलेगा उसी को बांट करके महीने मिलता है, किसी को 3000, किसी को 4000, किसी को 2000, किसी को 1000। इस तरह से अभी मिनिमम उसका 1000 था, कुछ अभी रिवाइज किया है, तो इतने में तो अपना जीवन चलता नहीं है। जबकि ओल्ड पेंशन जो थी वो बहुत आकर्षक थी। कर्मचारी का 33 साल जो सेवा करता था उसके बाद भी उसको लगता था कि मेरी इसके रिटायरमेंट के बाद भी हमारी जीवन सुरक्षित है, जबकि सबसे अधिक आवश्यकता उसको रिटायरमेंट के बाद होती है। उसको बीमारियां, गंभीर बीमारियां घर करती हैं, घरेलू पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो पहले की पेंशन जो थी वो बहुत ही आकर्षक थी। एकदम पहले इसको ये नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसको एक अधिकार के रूप में माना गया था। तब से जो पेंशन का प्रारूप, जैसा कि अभी बता भी रहे थे लोग, बड़ी आकर्षक थी। जब आदमी रिटायर होता था उस समय जो वेतन पाता था, मूल वेतन,
उसका 50% होता था 33 वर्ष सेवा होने पर। उसका आधार ये था कि मिनिमम आप 33 वर्ष सेवा करिए तो रिटायरमेंट के वक्त जो आपका बेसिक होगा उसका 50% आपकी मूल पेंशन बनेगी। फिर पेंशन में जो डीआर मिलता है, इसमें डीए मिलता है, उसमें डीआर मिलता है पेंशनर को। तो जो डीआर समय समय बढ़ता रहता है तो वो बढ़ता रहता था। लेकिन जो ये आपकी न्यू पेंशन है, इसमें कर्मचारी जैसे सेवा में आया वो अंशदायी उसका एक प्राण नंबर उसमें भी क्रिएट करते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्राण नंबर अलॉट हो जाता है। अब प्राण नंबर में जो वेतन और महंगाई भत्ते पा रहा है उसमें 10% तो उसके पक्ष से डिडक्शन होता है, और एम्प्लॉयर जो होता है, स्टेट है, सेंटर, कोई भी हो, गवर्नमेंट, वो 14% देती है। तो 14% फंड तो दे रहे हैं, लेकिन बाद में जो फंड कार्पस बनता है इसका, वो चूंकि मार्केट बेस होने के कारण, भैया मार्केट बेस होने के कारण मार्केट में जाता है तो जो इन्वेस्ट 40% कार्पस, जैसे मान लीजिए 20 लाख रुपए बने, अब 20 लाख रुपए में 8 लाख पेंशन के अगेंस्ट में गया, तो 8 अगेंस्ट में मार्केट में शेयर मार्केट में अप डाउन होता है। तो जो उसमें शेयर की मार्केट के अनुसार मान लीजिए कि 8 लाख रुपए है, 8 लाख का उन्होंने बताया कि वार्षिक आपका 1 लाख निकलेगा, उदाहरण के लिए। तो 1 लाख निकलेगा तो 12 8 96 8,000 पेंशन मिलेगी आपको मैक्सिमम। तो इसलिए कोई असुरक्षा की भावना है इसमें। और अब तो बड़ा सुखद है ये, कुछ स्टेट इसको वो कर रही है, रिस्टोर कर रही हैं। 2-3-4 स्टेटों ने बड़ी इसमें आंदोलन होने के बाद, बड़ी मांग होने के बाद, और जहां एक तरफ सामाजिक सुरक्षा का वो है, नागरिक का, लोकतांत्रिक सरकार में सामाजिक सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा सरकारें कहती हैं, हल्ला करती हैं। वही सरकारें पेंशन जब बंद करती हैं तो नहीं सोचती हैं कि वृद्धावस्था में ये इनकी दवाई के लिए जरूरत होगी, इनके जो देखभाल के लिए जरूरत होगी। आज जो परिवार जिस तरह से टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार की व्यवस्थाएं टूट रही हैं, एकल परिवार चल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। आपको स्थिति आज आप देखेंगे कि आपको जब तक हाथ पैर नहीं चलता, इसके बाद कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको देखने वाला नहीं है। या तो ओल्ड एज होम में जाए, वृद्धा घर में जाए, या कि वहां भी वो जो होती है, या कि घर में है तो उनको केयर टेकर रखना पड़ता है। अब केयर टेकर के लिए 5,000-6,000 की पेंशन देंगे तो केयर टेकर कहाँ से काम करा पाएंगे? तो बिना परवरिश के और बिना दवाई के लोगों का जीवन संकट में हो रहा है। इसलिए सरकार का दायित्व बनता है ये कि सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए इसी दृष्टि से रखी गई थी कि 33 साल 40 साल जो सर्विस करता है, 30 साल 40 साल, उसके बाद जब वो जाएगा तो उसको तो यही एक आधार बनता है। आज तो परिवार भी जो होते हैं, परिवार भी अगर आपके पास पेंशन नहीं है तो वैसे जैसा मैंने कहा संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, तो वो संस्कार नहीं रह गए कि जो पेंशन नहीं करते हैं उनको तो वो उनकी सेवाएं होगी, उनको दवाइयाँ मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए इस बहुत गंभीर विषय है, बड़ा चिंता का विषय है। और जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत हतोत्साहित है, और समाज का आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। इस तरह से सरकार पर को सोचना चाहिए कि कम से कम जो ओल्ड पेंशन है उसको आप करिए। आप उसमें पेंशन देते हैं, इसमें भी अंशदान दे रहे हैं, थोड़ा सा अंतर, विचारों का अंतर है। आप जो हमारी ओल्ड पेंशन मिलती है उसमें अंशदान कर्मचारी नहीं लगता था, जीपीएफ जो हमारा जमा होता था। अभी जो भ्रम एक पैदा करते हैं कि जीपीएफ जो होता था वो टोटल विथ इंटरेस्ट कर्मचारी को आफ्टर रिटायरमेंट रिफंड हो जाता था। सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा जो फंड देती थी 30 साल, जैसे मान लीजिए हमने 60 साल के रिटायर हो गए, 30 साल सर्विस किया, तो 30 साल हमने जीपीएफ जमा किया, उसका सरकार ने मार्केट में प्रयोग किया अपना, और एक कंडीशन के तहत हम निकालते भी रहे। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो सरकार देती थी, तो अभी हमको सर्विस में दे रहे हो अंशदान, आप जो नई पेंशन है उसमें अंशदान देते हैं 14%, 4,000, 5,000, 3,000, 5,000 प्रति कर्मचारी, लेकिन वो पर्याप्त है। इसका प्रारूप बदल करके और पेंशन को रिवाइज करके और ओल्ड पेंशन के पैटर्न में, हमें नहीं कहते हैं ठीक है पेंशन अगर ज्यादा है, किसी को 1.5 लाख पेंशन मिल रही है तो अगर उसको बांटना है तो 50,000 में काम चल जाए, ये सरकार विचार कर सकती है, ये तो इससे हम सहमत है। लेकिन इसका पैटर्न जो है वो पैटर्न ये आपत्तिजनक है, और ये सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण से, पेंशनों के दृष्टिकोण से, वृद्धों के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए सरकार को इस विचार करना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो पैटर्न है वो लागू करना चाहिए। जी, सोनाली दुबे के पास चलेंगे। सोनाली जी, आप लोगों के बीच थी, जो वो कर्मचारी हैं उनके बीच थी, क्या कुछ बात वहां से निकल के आई है?
मैं जब रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो मैं प्रदेश के सचिव से, ओल्ड पेंशन संघ के सचिव से मैंने बात की और लोगों से भी बात की जिनकी पुरानी पेंशन बहाली की मांग है। तो उन सब की केवल एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना जो थी तो उसमें उनको लाभ मिल रहा था, उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिल रहा था। लेकिन जो एनपीएस है, न्यू पेंशन योजना, उसमें टोटली वह शेयर बाजार पर आधारित है और लोगों का एक आरोप है कि आज अगर जो शेयर मार्केट मंदी पे चल रहा है तो हमारी पेंशन भी उसी हिसाब से मिलेगी। तो क्या इस पे हमारा क्या कोई दोष है? सरकार जो पहले योजना थी तो पहले भी योजना बनाई गई तो कुछ सोच के ही बनाई गई होगी। क्या हमारी पेंशन बस से सरकार का बोझ इतना बढ़ रहा है? और बुढ़ापे की जो एक लाठी कही जाती है वो पेंशन कही जाती है किसी भी इंसान की। और आज के वर्तमान समय में ज्यादातर एकल परिवार हैं, ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं कि इंसान एक दूसरे का वो कर लेगा। और जहां तक पेंशन रहेगा तो बच्चे भी ध्यान देते हैं और लोग भी ध्यान देते हैं इनको अगर जो जरूरत पड़ी। लेकिन अगर जो एक जीवित रहने का और एक लाठी जिसे कहते हैं, पेंशन रूपी लाठी, अगर जो उनके पास नहीं होगी तो वह अपना जीवन कैसे यापन करेंगे? और सरकार से उन्होंने बोला कि हमने खत लिखा, खून से लिखे खत लिखे, मुंडन करवाया, इतने सारी जगह ज्ञापन दिए, लेकिन उन ज्ञापन का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार हम पर किनारे कर रही है, हम उनके लोग ही नहीं है कि सरकार हमारे साइड पे ध्यान दे। जबकि हर नेता को दिया गया पत्र, एक बार तो मतलब ऐसा उन्होंने बताया कि सभी विधायकों को एक साथ पत्र भेजा गया जिसमें सत्ता पक्ष के भी नेता साथ थे और विपक्ष के भी नेता साथ थे। लेकिन फिर भी पुरानी पेंशन योजना में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उनका एक आरोप है। यहाँ एक बात और सुनने में आती है कि पुरानी पेंशन योजना से राज्य में या देश के ऊपर लगातार बोझ बढ़ रहा था। देश की जो बजट है वो घाटे में जा रहा था। ऐसे भी सवाल यहाँ पर आते हैं निकल के, और सरकार का अपना पक्ष जब रखना होता है तो ये कहा जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो एक तरह से लोगों को मुफ्त में मदद करने के जैसा है। इसमें क्या कहना था सोनाली जी लोगों का? ये जो बात निकलती है, क्या इसमें भी कुछ निकल के आया वहां से? फिर क्या कह रहे थे बोलो? हाँ, यही कह रहे थे कि जब सरकार जब नई पेंशन योजना लाई तो नए नए वादे गिनाई कि आपको यह लाभ मिलेगा, वह लाभ मिलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे जब कर्मचारी रिटायर होना शुरू हुए तो उन्हें समझ आने लगा कि यह जो नई पेंशन योजना है वह उनके लिए घाटे की है, ना कि फायदे की है। सरकार उन्हें बताई कि आपको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा उस पे थी लेकिन इस पे नहीं मिली। और पुरानी पेंशन योजना में मिल रही थी तो कहीं ना कहीं जब एक इंसान रिटायर एक उम्र के बाद ही होता है, जब उसे एक आराम के पड़ाव की जरूरत होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि तबीयत भी खराब होगी। तो उसे मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी पुरानी में, लेकिन नई में नहीं मिल रही है। तो इस कारण उन लोग सरकार से भी रुष्ट हैं कि सरकार हमारी साइड क्यों नहीं ध्यान दे रही। और क्या पेंशन बस से सरकार का कर्ज कम हो सकता है? जहां सरकार नई नई योजनाएं लॉन्च कर रही है, सांसदों को पेंशन मिल रही है, तो क्या एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन बस में एनपीएस लागू होना चाहिए? क्या हम ही सबसे गैर गुजरे हैं? ऐसा लोगों का कहना था। सोनाली जी, लोगों ने जैसा कि कहा है कि क्या सांसद और विधायक जिन्हें पेंशन मिल रही है वो लगातार अपनी पेंशन बढ़वा लेते हैं और ध्वनिमत से पारित भी कर लेते हैं उसे, जो भी वो प्रस्ताव होता है। लेकिन जब कर्मचारियों का नंबर आता है तो वहीं पे सारा बोझ बढ़ने लगता है। जो भी बोझ है कर्ज का वो कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ के बढ़ता है, जबकि वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है और सबसे महत्वपूर्ण समय शासन की सेवा करना ये कहें या समाज की सेवा करना कहें या देश की सेवा करना कहें, उसमें बिताते हैं। राजेंद्र जी, आप क्या कहते हैं इस पर? जो ये बात है इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, सरकार का ये कहना कि उसमें फंड ज्यादा पड़ता है वो तो समय समय पर अभी आपने जो अच्छा विषय छेड़ा है, अभी एक रिपोर्ट आई है कि रिजर्व बैंक ने ये एक रिपोर्ट दी है। जब कुछ स्टेटों ने इसको चालू किया तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है गवर्नमेंट के, और एक कमेटी भी रिपोर्ट दी है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है तो देश की आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा जाएगी। मेरे समझ में ये नहीं आता कि लोकतंत्रीय सरकार में
आप जहाँ पर, जैसा कि अभी सोनाली जी कह रही थी, आप विधायिका और सांसद को जो पेंशन मिलती है अतार्किक है। यहाँ पर जो कर्मचारी को पेंशन मिलती है एक निर्धारित अवधि के बाद मिलती है, और यहाँ आप सांसद विधायक आप देखेंगे अगर वो एक कार्यकाल में 1 साल भी रह लिए और इसके बाद भी विधानसभा भंग हो गई तो पेंशन की पात्रता हो गई। अब बड़ा हास्यास्पद होगा विषय आपको बता करके कि अगर कोई एक विधायक है तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी और सांसद है उसकी पेंशन अलग मिलेगी। और अगर वो टर्म उसका बढ़ गया है, एक विधायक का एक टर्म में रहा तो कुछ पेंशन दूसरी होगी, अगर टर्म बढ़ जाएगा तो वो पर ईयर फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर सरकार को इतनी बड़ी चिंता है फंड की, तो सबसे पहले तो ये जो जनसेवा करते हैं ये कोई नौकरी नहीं करते हैं, ये कोई नौकरी नहीं है, जनसेवा है। जनसेवा में पेंशन देने से सरकार का फंड नहीं प्रभावित होता। जबकि जैसा आप कह रहे हैं कि शासकीय सेवा के 30 साल 35 साल की अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो भाग है उसका वो शासकीय सेवा में व्यतीत कर देता है। इसके बाद जब उसकी सामाजिक सुरक्षा की बात आती है तो उसके खाते उसे बोझ पड़ता है। ये बातें तो मुझे बड़ी अतार्किक लगती है। अगर बंद ही करना है, बोझ ही आता, विचार करिए, विधायकों के पेंशन में विचार करिए और सांसदों के पेंशन में विचार करिए, और वहां पहले बंद करिए फिर यहाँ भी बंद करिए। ये तो बिल्कुल अतार्किक बातें हैं, बिल्कुल ये इससे कोई सहमत नहीं है। और इस एक लोकतांत्रिक सरकार में अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार तो मान लेते हैं कोई जीवन सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। ये जो लोकतांत्रिक सरकार होती है हर नागरिक के उसके स्वास्थ्य की, उसके जीवन की, उसकी सुरक्षा की एक तरह से मौलिक अधिकार उसके हैं। और पेंशन को माना भी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करती है उसको विधायिका को संसद को रिवाइज करने का अधिकार होता है, इसी का प्रयोग करके उसको बंद कर दिया गया। तो ये तो एक बहाना है। और वास्तव में अगर पेंशन हम कहते हैं नए सिस्टम में बंद भी करते हैं तो थोड़ा मिनिमम की गारंटी तो लीजिए, मिनिमम गारंटी तो लीजिए कितना पेंशन तो उसको मिले। अगर वह शेयर मार्केट डाउन होता है, जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो उसकी तो गारंटी सरकार लेती है, पहले ज्यादा था आप कम कर दिया है, तो आप मिनिमम पेंशन गारंटी लीजिए कि मार्केट आपका डाउन होगा तो भी आपकी पेंशन इससे कम नहीं होगी। लेकिन अभी वर्तमान प्रावधान में कोई गारंटी नहीं, गारंटी कोई नहीं। आपका जो इन्वेस्ट है उससे जो शेयर मार्केट जितना अप डाउन होगा उसके अनुसार जो मिलेगा तो मिल जाएगा। तो वो तो उसमें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी बैंक में जा करके एनपीएस ले लीजिए आप, तो नौकरी के नाम से उसको क्या मिल रहा है नए कर्मचारी। तो ये बिल्कुल इसमें से उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो उत्साह है, वो भी कहीं न कहीं घटता है। जो बुढ़ापे की चिंता है एक कर्मचारी को, वो लगातार परेशान करती है। जी, निरुत्साहित हो रहे हैं। अभी सोनाली जी ने एक विषय कहा, यद्यपि ये बात सही नहीं है। जो नौकरी में आता है तो जैसा मैंने पहले कहा कि जब पेंशन बंद हुई है उसके बाद जो नौकरी में आता है उस पर न्यू पेंशन स्कीम लागू होती है। लेकिन बहुत सारे जो बेरोजगार नौकरी करने जाते हैं उनको वास्तव में नई पेंशन का फॉर्मेट ही नहीं मालूम बेचारों। वो तो नौकरी में जाने के बाद जब उनका अंशदान कटता है उसकी स्टडी करते हैं। और उसमें भी मैं आपके यहाँ जब वक्तव्य देना था मुझे, तो मैंने कल 2-4 लोगों से बात किया, ट्रेजरी वालों से बात किया, तो किसी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है इसमें कितनी पेंशन मिलेगी। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर, जो नौकरी में कर रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है नई स्कीम में कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। और जब पेंशन मिलती है बेचारे को तो उसको 3000 का 2000, जैसे मैंने बताया 4000, इस तरह की पेंशन मिलती है। जबकि ओल्ड पेंशन में कम से कम ये निश्चित था कि हम नौकरी कर रहे हैं, इस पद पर कर रहे हैं, हमारी बेसिक सैलरी इतनी है, हमको डीए इतना मिल रहा तो ये पेंशन हमको मिलना ही मिलना। एक सिक्योरिटी रहती, सुरक्षा रहती थी, आनंद से नौकरी करते थे। अब तो असुरक्षा का भाव। और निश्चित ही जब असुरक्षा का भाव होता है तो व्यक्ति अपना कार्य उतनी तन्मयता से नहीं कर पाता, साथ ही कोशिश करता है कि साथ साथ हम कुछ ऐसा भी करें जिससे कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो। हाँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल। जब भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हमेशा हम अपने भविष्य के पर चिंतित हैं, तो हमारी कार्य क्षमता घटना स्वाभाविक है, घटती है। ऐसे में वो 2 माध्यम भी चुन सकता है कार्य के। तो जब 2 जगह दिमाग लगाएगा वो, तो शासन का कार्य भी प्रभावित होगा और उसका दूसरा कार्य भी उतने बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल तो नहीं होगा। यहाँ पे सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, सरकार के जितने भी काम है, उसका इन्फोर्समेंट का एजेंसी कौन है? कर्मचारी ही तो है, कर्मचारी करता है। बाकी सरकारें तो पॉलिसी बनाती हैं। अब जो कर्मचारी आपको जमीन पे काम कर रहा है उसी की भविष्य सुरक्षित नहीं है,
उसको ये लग रहा है कि मैं नौकरी करने के बाद जब रिटायर होऊंगा तो मुझे कितने 2000-3000 पेंशन मिलेगी, फिर कैसे मुझे दवाई के लिए पूछेगा, कैसे मेरे देखभाल होगी। तो वो पूरा जीवन उसका सेवा काल का जो है उसकी चिंता में, तो उसकी कार्य क्षमता घटना स्वाभाविक है, घटेगी। राजेंद्र जी, यहाँ पर ये एक सवाल निकलता है कि जब ये ड्राफ्टिंग होती है, जब ये नियम बनते हैं, तो वहां भी तो कोई ना कोई कर्मचारी शामिल होते होंगे। जो वो ड्राफ्ट बनता है उसमें भी कर्मचारी रहते होंगे, तो वो अपने भविष्य के लिए क्यों नहीं सोचते? वहां पे क्यों नहीं कहते एक बार, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हो या कोई भी जो ये नियम बनाते हैं, तो वहां कर्मचारी भी जुटे होते हैं, तो उनको एक बार तो कहना चाहिए, वहां बात रखनी चाहिए कि सर ऐसा में हमारा भविष्य क्या होगा। लोकतंत्र का सबसे दुखद पहलू ये है कि जो भी नीतियां लागू होती हैं, जो भी प्रावधान लागू होते हैं, उसको विधायिका को पावर है बनाने का। विधायिका के सहायक को लिए कार्यपालिका रहती है, लेकिन ये नियम यही लोग बनाते हैं। और इनकी जब चिंता नहीं है तो उस समय आपने बहुत अच्छी बात बनाई कि जब कोई भी आप एक्ट बनाइए, कोई भी नियम बनाइए, तो उसके जो स्टेक होल्डर हों, उस नीतियों से जो प्रभावित होने वाले हों, तो कम से कम लोकतंत्री व्यवस्था में होना चाहिए कि उनकी राय भी तो लीजिए। तो संसद में बैठ करके और विधायिका और संसद अपने से नियम बना देते हैं, फिर सरकार को, फिर अधिकारी जो कर्मचारी जो संगठन तो कोई सुने नहीं जाता इनकी। अभी आपको पेंशन के लिए बता रहे, ये पेंशनर जो हैं, पेंशनर के कल्याण के लिए पेंशन संघ बने हुए हैं, और सरकारों में नियम भी है, निर्देश भी है कि पेंशन कल्याण की मीटिंग ये होना चाहिए, लेकिन सरकार उसमें कभी ध्यान नहीं देती, कभी नहीं होती। अभी पेंशनर के लिए पहले जो अभी बात आ रही थी कि इसमें न्यू पेंशन स्कीम में चिकित्सा सुविधा नहीं है, ओल्ड पेंशन में सुविधा है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप उसका जब बजट सुनेंगे, हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद मिलता है वो परिचय पत्र, और परिचय पत्र हम जा करके आयुर्वेदिक में या डॉक्टर में जा करके उनका वहाँ परिचय पत्र बना लेते हैं। जब पेंशन जाता है तो पहले जांच की सुविधा भी सरकारी अस्पतालों में थी, वो भी प्राय ना के बराबर है, और जो दवाइयाँ मिलती है तो बजट ही नहीं रहता उसमें। इतने कर्मचारी, भाई आप जब उसका प्रावधान रखे हैं तो जो आपके रिटायरमेंट कर्मचारी है तो उसका बजट उसके अनुपात में रखिए, जो भी आपको रखना है। तो समझ में इतना न्यून बजट आता है कि जो दवाइयाँ मिलती भी थी नाम मात्र की जेनरिक दवाइयाँ, वो भी नहीं मिल पा रही। तो पुराने पेंशनर्स के प्रति भी सरकार का मतलब कोई अच्छा पॉजिटिव सेंस नहीं है। राजेंद्र जी ने जैसा कहा है कि जब नियम बनते हैं, कोई इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, तो उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात की जानी चाहिए, उनके सुझाव लिए जाने चाहिए। यदि नहीं लिए जा रहे हैं वो सुझाव, या जिनसे सुझाव लिए गए हैं वो कितने हद तक प्रभावित होंगे उस व्यवस्था से, ये भी देखा जाना चाहिए। सुझाव की बात आती है तो हमारे दर्शकों का सुझाव आमंत्रित है। आपका कार्यक्रम से जुड़ा क्या सुझाव है, कार्यक्रम के विषय में आप क्या सोचते हैं, आपके सवाल क्या हैं, आपकी बातें क्या हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे जो मूल मुद्दे हैं आपके, जो आप मूल बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचे, उसमें कुछ सुधार हो सके। राजेंद्र जी, जो कहा जा रहा है, एक बात निकल के आई थी कि कर्ज बढ़ जाता है, खर्च बढ़ जाता है। तो मैं देख रहा था जब सोनाली जी रिपोर्ट कवर कर रही थी, तो उसमें से कुछ अंश ऐसे भी थे, उसमें मैंने देखा कि लोगों का ये भी कहना था कि यदि हमारे माता पिता सारा जीवन हमें कमा के खिलाएं और जब वो बुढ़ापे में आए तो हम उनको ये कह दें कि तुम्हारे ऊपर खर्च ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए हम घर से निकाल देंगे। तो इसी प्रकार से यदि सरकार में देखें तो जो व्यक्ति 35 वर्ष अपनी सेवा देता है, उसके बाद हम उसको अंत में जब मदद देनी है, उसका जो कठिन समय, उस समय हम कहते हैं कि आपके ऊपर खर्च बढ़ रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं मेल खाती है इसमें कि ये जिम्मेदारी से भागना है एक तरह से। नहीं, निश्चित रूप से इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि जो सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कहती हो कि इसका बजट बढ़ने कारण इसको बंद करें, चिंता का है। अभी जो रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उससे जो पेंशन ओल्ड पेंशनर से भी चिंतित हैं। ओल्ड पेंशन के भी हमें, हमारे साथ ही कई लोग कह रहे थे कि 75 वर्ष की उम्र होने के बाद और पेंशन बंद होने पर सरकार विचार कर रही है। तो हम कहा ये तो उल्टा हो रहा है, जब हमारा हाथ पैर चल रहा है तब हमको पेंशन मिल रही है, 75% के बाद हम आसक्त होंगे, जब हम ज्यादा जरूरत होगी तो हमारी पेंशन बंद कर दी जाएगी। ये तो एक लोकतंत्री सरकार में ऐसी अगर परिकल्पनाएं, ऐसे विचार आते हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक को कोई हो, तो इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। ये तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ सामाजिक कल्याण, लोगों की सुरक्षा
का एक दायित्व सरकार का होना चाहिए। तो एक ऐसे एक वर्ग के प्रति जो सरकार को समर्पण के भाव के साथ आपको 24 घंटे, किसी भी शासकीय सेवक की एक सेवा 8 घंटे नहीं होती है, 24 घंटे मानी जाती है। ये बात अलग है कि ठीक है लेबर लॉ के तहत वो 8 घंटे ऑफिस में जाता है, लेकिन वो 24 घंटे की सेवाएं, बहुत सारे हमारे विभाग हैं 24 घंटे सेवाएं करते हैं। तो उसके प्रति अगर इस तरह का निरुत्साह वाला वातावरण रहेगा तो क्या संदेश जाएगा समाज में, समाज क्या सोचेगी सरकार के प्रति, बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित ही जब जरूरत, जो आपने कहा जरूरत का जो वक्त है, जब ज्यादा मदद की जरूरत है, उस वक्त हाथ खींच लेना कई सवाल छोड़ता है। सोनाली जी, लोगों के बीच आप थी, वहां जो इस तरह के भाव हैं, शासन जिस तरह से कह रही है कि हमारा खर्च बढ़ जाता है और हम उस वक्त क्यों मदद करें, जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा कि 75 वर्ष से ऊपर पेंशन बंद करने की भी योजना में सरकार है, तो एक बात निकल के आती है कि हाल ही में यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं। हम किसी की मदद का विरोध नहीं करते, लेकिन ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिनमें जो कार्य करने की क्षमता वाले लोग हैं उन्हें कुछ न कुछ राशि देने के वादे किए गए, कुछ राशि दी जा रही, उनकी मदद की जा रही, लेकिन जो वृद्ध हो गए हैं, जो सेवा दे के गए हैं, उनकी पेंशन बंद की जा रही है, उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें क्या कुछ कहना था जनता का, सोनाली जी? जी बिल्कुल, जनता यही कह रही है कि उदाहरण के तौर पर जनता दे रही है कि लाडली बहना योजना दी जा रही है, जिसमें 1500 से फिर धीरे धीरे 1000 हुई, 1500, 1200, फिर ऐसे बढ़ती ही जा रही है राशि। लेकिन जो पेंशनर्स हैं, जिन्हें जरूरत है पेंशन की, उनकी राशि घटाई जा रही है, जबकि वह अपना मूल्यवान समय जो होता है जीवन का, वह सरकार की सेवा के लिए व्यतीत कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो सरकार उनके साइड ध्यान नहीं देती। और एनपीएस योजना ऐसी योजना है जो सीधे लाद दी गई लोगों पर, मतलब ना तो पहले बताया गया कि यह योजना क्या है और लागू कर दिया, लेकिन लोग उसके बाद भ्रमित थे कि असल में है क्या एनपीएस। वह धीरे धीरे जब समझने लगे तो उनके अंदर एक असंतोष की भावना जागृत होने लगी कि एनपीएस में यह नहीं है जो कि ओपीएस में थी, लेकिन एनपीएस में उस चीज को कट कर दिया गया है। तो क्या सिर्फ योजना बाकी लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है? असल में पेंशन की उनको जरूरत होती है जो अपना एक महत्वपूर्ण समय सरकार को दे रहे हैं, और जब उन्हें जरूरत होती है तो उनकी पेंशन घटा दी जाती है। जैसा राजेंद्र सिंह बघेल जी ने कहा कि असल में जब जरूरत होती है 75 के बाद ही पेंशन की जरूरत होती है, तो उस समय वो पेंशन की वो जो है कट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को दे रहे हैं जो कि अभी काम भी कर सकते हैं और जिन्हें पेंशन की जरूरत नहीं है, तो उन्हें सरकार दे रही है। एक तरह से वोट बैंक की तरह खेल रही है, लेकिन जिन्हें जरूरत है क्या वो वोट नहीं देते हैं? लोगों का सिर्फ एक मत होता है कि क्या हम सरकार को वोट नहीं देते हैं, या फिर सरकार के हम अंतर्गत नहीं आते, क्या हम लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे हैं? सरकार को कम से कम एक बार पूछना चाहिए और लोगों को एक अच्छे तरीके से बताना चाहिए, ना कि सीधे लाद देना चाहिए किसी भी चीज को। यह असंतोष की भावना थी। और राज्य का दायित्व भी बनता है कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए उनका दायित्व होता है। साथ ही जो वृद्धजन है उनकी भी देखभाल राज्य के हिस्से में आती है, और जो कार्य करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं उनके लिए कार्य के अवसर सृजित करने चाहिए। तो वहां राष्ट्र की सहायता की जा रही है, वहां पैसे दिए जा रहे हैं जो कार्य कर सकते हैं, और जो कार्य करने की क्षमता जिनकी अब समाप्त हो रही है, जो अपनी वृद्धावस्था में है, उम्र के अंतिम पड़ाव में है, उनसे कहा जा रहा है कि आपके कार्य करने के बदले जो आपको पेंशन मिलनी थी वो नहीं दी जाएगी। कई सवाल छूटते हैं यहाँ पर, और जनता भी देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से भी, और जो स्थितियां हैं उसे समझना होगा। जैसा राजेंद्र जी ने कहा कि जो कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी अभी नहीं पता है कि उनको कैसे पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगा। एक बात आई निकल के इस चर्चा में कि जैसे 50% पहले निर्धारित था कि जो अंतिम वेतन होगी उसका 50% पेंशन में मिलेगा, लेकिन आज कुछ प्रतिशत निर्धारित नहीं है कि 20 मिलेगा, 10 मिलेगा, 30 मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ तो निर्धारित होना चाहिए। एक निश्चित न्यूनतम जो हो राशि वो निर्धारित होनी चाहिए, वो भी नहीं की जा रही है। तो ये बड़ा सवाल है। राजेंद्र जी, जो ओल्ड पेंशन के लोग हैं उनकी भी स्थितियां कह रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य की सुविधा है वो भी सही से नहीं मिल रही है, और जो न्यू पेंशन है
उसमें तो ऐसे प्रावधान भी नहीं है। तो ऐसे में जी कर्मचारियों में भी भेदभाव हो रहा है, नए पेंशन वाला, पुराने पेंशन वाला, तो आपस में भी यहाँ पे दो तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। इसमें से क्या असर पड़ता है सामाजिक स्तर में यदि हम बात करें तो? नहीं नहीं, बहुत असर पड़ रहा है उसमें। बताइए, जैसे पेंशनर्स में ही ये ऐसा लग रहा है कि हमारा पेंशनर संगठन जो है पेंशनर कल्याण के लिए बना हुआ है। तो हम लोग अभी एक दिन चर्चा कर रहे थे कि जिस दिन पुराने पेंशन वाले रिटायरमेंट होना बंद हो जाएंगे, उस दिन नए पेंशनर्स वाले आपसे क्यों जुड़ेंगे? उनको तो पेंशन मिलती ही नहीं है भाई। अभी तो पेंशनर संगठन बना हुआ है बात उठाने के लिए कि हमको डीआर टाइम पर दीजिए, हमारी दवाई की सुविधा दीजिए। उसमें जब कोई प्रावधान ही नहीं है, मार्केट बेस पर है, जो एक बार फिक्स हो जाएगा आपको बेस, वो आपके वेतन है आपके खाते में आ जाएगा। तो बहुत अंतर है, सामाजिक स्तर पर भी बहुत अंतर है और सरकार को चिंता करना चाहिए। 75 वर्ष वाली अभी मैं चर्चा अभी बंद होने का ऐसा कोई वो नहीं आया है, लेकिन जो रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दिया है उस रेफरेंस में ये चर्चा लोगों को आशंकाएं होने लगी है कि जब सरकार को इतनी चिंता है, रिजर्व बैंक को इतनी चिंता है कि ओल्ड स्कीम अगर लागू करेंगे तो सरकार का बजट ही कोलैप्स हो जाएगा, तो इसमें कहीं ऐसा ना हो कि इसको आगे चलकर इसको बंद कर दें, इनको भी शेयर मार्केट के हवाले कर दें। ये चिंता लोगों में चल रही है और इसीलिए कर्मचारी जो वर्तमान है, जो पुराने पेंशनर, वो भी इस बात की मांग में समर्थन में है कि जो नई स्कीम है उसको आप बंद करिए या रिवाइज करिए। आप रिवाइज करिए, अगर नई स्कीम लाना, जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया कि आप रिवाइज करिए, मिनिमम गारंटी दीजिए। मार्केट कहाँ जाएगा क्या जाएगा, लेकिन सरकार गारंटी लेना कि भाई 15,000 20,000 जो भी पेंशन दे मिनिमम आपको मिलेगी। मार्केट कहीं भी जाएगा उसको हम रिएम्बर्स करेंगे, लेकिन अभी तो कोई गारंटी ही नहीं है। डीआर अभी जो ओल्ड पेंशन है वो इन्फ्लेशन पर आधारित है, वह साल में 2 बार हमको डीआर मिलता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो स्टेट भी बाउंड है उसके लिए देने के लिए, भले डिले करे बात अलग है, लेकिन देते हैं। और इसमें कोई डीआर को कोई प्रावधान नहीं, कोई मतलब उसमें हाइक नहीं हो सकती, जबकि ओल्ड पेंशन में तो हाइक होती है। मैं जब रिटायर हुआ था तो 22-23 हजार पेंशन पाता था, आज जाकर 42-43 हजार पेंशन पा रहा हूँ, क्योंकि पर साल में 2 बार वृद्धि होती है, 8% की, 9% की। तो महंगाई से जोड़ना चाहिए उसको। कोई चीज किसी को 4,000 पेंशन दे रहे हैं, वही जो सामान का 10 रुपए मिलता था 40 रुपए की मिल रहा है, तो कंज्यूमर तो वो भी है ना मार्केट का आपका। तो उसको उससे जोड़ करके कंज्यूमर जो है, तो उसको कंज्यूमर के साथ डीलिंग करके पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। आप उसको तार्किक बना लीजिए, कोई दो राय नहीं, लेकिन मिनिमम गारंटी तो लीजिए उसके जीवन यापन का, कोई स्टैंडर्ड तो बनाइए आप ऐसा। अभी तो जो न्यूज की, जैसा मुझे कहा, मुझे बड़ा हंसी आती है कि नीति निर्धारकों ने ये अध्ययन नहीं किया कि ये जो हम नई स्कीम लागू कर रहे हैं वास्तव में ये पेंशनर कितना पेंशन पा रहा है। आपको हंसी आएगी कि रिटायर होने के बाद 2-3,000 4,000 पेंशन बन रही। ये कोई पेंशन होती है क्या? इतना तो आप बिना सेवा करने वालों को अब 1,500-2,000 जैसे कि हम चर्चा की, उसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप जो मुफ्त के रेवड़िया बांध करके दे रहे हो और उतनी पेंशन आप उसको दे रहे हो जो कि 30 साल 35 साल नौकरी किया है। प्राइवेट सेक्टर से कोई अंतर नहीं है इनके। प्राइवेट सेक्टर में भी मैं देखता हूँ, वहां भी तो प्राइवेट सेक्टर में भी यही हालत है। प्राइवेट सेक्टर तो अलग चीज है, लेकिन सरकार प्राइवेट में क्या अंतर रह गया, वहां भी इसी तरह से स्कीम है। तो लोगों का रुझान भी घटेगा शासन के साथ कार्य करने में लोगों का, जब पेंशन भी नहीं मिलेगी। घट ही रही है। जो अच्छे टैलेंट्स हैं वो उनका झुकाव इस तरफ नहीं है, और वो अध्ययन सरकार के पास है, जहाँ सरकार की जानकारी में है। जो टैलेंट है वो तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम ये है कि हाई सैलरी रिसीव करते हैं तो मार्केट में उनको मार्केट से ले लेते हैं पेंशन में, लेकिन आपकी सैलरी भी इतनी हाई नहीं है और आपकी पेंशन में नहीं है, तो क्यों टैलेंट आपकी ओर आकर्षित होगा? वो तो प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी कमी है, इसलिए। अन्यथा देश का जो टैलेंट, टॉप टैलेंट है, वो तो विदेशों में जा रहा है, अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। यहाँ इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वो जाकर के अमेरिका में बन जाएगा, उसको हाई सैलरी मिलेगी। तो मार्केट से लेना पेंशन, तो मार्केट से तो वो आपसे ज्यादा अच्छा पेंशन ले लेगा, इन्वेस्ट कर लेगा। तो क्यों नौकरी करे सरकारी नौकरी? कोई जिनको अध्ययन है न्यू पेंशन स्कीम का, वो कोई इस तरह से आकर्षित नहीं हो रहा। अब रोजगारी है तो स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी में आदमी मजबूरी में नौकरी करता है, अन्यथा कोई आकर्षण जैसी चीज नहीं है सरकारी नौकरियों में। अगर पेंशन नहीं है तो पेंशन, ग्रेच्युटी तो उसके बुढ़ापे के लिए सहारा, वो दोनों होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है। कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी घटते जा रहे हैं और जो सुविधाएं हैं वो भी घटती जा रही हैं। तो ऐसे में
ऐसे में रुझान तो घटेगा ही, जैसा आप कह रहे हैं कि लोग अब जो शासन का कार्य है या किसी कंपनी या प्राइवेट स्तर का कार्य है उसमें अंतर अपने से निर्धारित कर लेते हैं और जो उनके हितकर है उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का दायित्व है, जो उनके साथ काम कर रहे हैं लोग, उनका ध्यान रखना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण विषय है। आज देखेंगे आप कि जो कर्मचारी हैं उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, उनको अपनी बात रखने के लिए यहाँ से लेके दिल्ली तक की दौड़ लगानी पड़ रही है। और सरकार की तरफ से जो भी निर्णय है वो हम सबके सामने है कि क्या स्थिति है अभी उन लोगों की। पहले सेवा करें, पहले 35 वर्ष अपने वहां दें और उसके बाद फिर ये आवाज उठाएं कि हमारी जो पेंशन है वो निर्धारित होनी चाहिए, हमारी पेंशन जो है वो हमें सही ढंग से मिलनी चाहिए। अब यही निश्चित नहीं है कि 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा। हम रिपोर्ट में देख रहे थे, कहना था जो कर्मचारी हैं उनका कि 2000 यदि हमें पेंशन मिलेगी, हमारे सेवानिवृत्त होने पर 3000 पेंशन मिलेगी, तो इस महंगाई के दौर में वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? बड़ा सवाल है और सोचना होगा, यहाँ सरकार को भी सोचना होगा, जो भी जिम्मेदार पद में बैठे लोग हैं उन्हें भी सोचना होगा, साथ ही जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी सोचना होगा कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे भविष्य के हित में है और कहाँ पे मदद होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक बात और आई थी माता पिता के ध्यान रखने की। इस रिपोर्ट में हमने देखा था कि किसी ने कहा था कि अब श्रवण कुमार नहीं होते हैं, ध्यान भी नहीं रखा जाता है। तो इस तरह की जब बात आती है तो जो भी युवा पीढ़ी है, जो भी हमारे भाई हैं, उनसे कहना है कि अपने माता पिता का तो ध्यान बिल्कुल रखें। वो पेंशन पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, कितनी पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। उन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि हम कुछ कर सकें या हम सफल हो सकें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका ध्यान रखें। एक बात निकल के आती है कि 35 वर्ष आप घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी जो हैं उनके यहाँ आप नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी आपसे संबंध तोड़ चुके होते हैं। और जो आपके नाते रिश्तेदार हैं वो भी उतना महत्व नहीं देते क्योंकि आप उनके यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। और ऐसे में जब आप वापस आएंगे अपने घर गांव और आपके पास पैसे भी नहीं होंगे और रिश्ते भी नहीं होंगे, तो क्या स्थिति होगी? उस पर क्या कहना है राजेंद्र जी आपका? नहीं, ये बहुत अच्छा मुद्दा पकड़ा है आपने। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट तो शासकीय सेवक के साथ यही जुड़ा हुआ है कि इतना ही नहीं, मैं तो आपको उदाहरण बताऊंगा कि अगर एक पिता के 3 बच्चे हैं और एक बच्चा नौकरी कर रहा है बाहर कहीं, तो चूंकि वो ना तो परिवार में, समाज में आ पाता, ना घर के लिए समय दे पाता किसी अवसरों में जितना देना चाहिए, जो बच्चे साथ में दे रहे हैं। तो कई प्रकरण समाज में देखने को मिले हैं कि उसको घर वाले कहा देते हैं कि आपका इसमें हिस्सा ही नहीं। समाज की बात तो छोड़िए, घर की बात मैं बता रहा हूँ। समाज के पिता का ये भाव हो जाता है, घर का ये भाव हो जाता है कि चूंकि अपने समय नहीं दिया, हमारी देख रेख नहीं किया, हमारे साथ रहा नहीं, तो तुमको प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा चाहिए? जाओ तुम अपना जो कमाए माते उससे चलो, यहाँ तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। समाज तो खैर देखता ही है दृष्टि से, लेकिन घर परिवार में भी उसका इज्जत नहीं रहती। रिटायरमेंट आदमी को, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, लोग जब रिटायरमेंट के बाद नौकरी जाते हैं और चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो मैं तो महसूस करता हूँ, क्योंकि 10 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ, 9 साल पहले, कि अगर समाज में रिटायरमेंट के बाद आप कितने भी बड़े पद पर रहो और इसके बाद आप कोई समाज में जाओ, तो आपको असली कीमत मालूम पड़ेगी। कोई बड़ाईदार आपको नमस्कार करने वाला वहां पर नहीं मिलेगा। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो पूरा जीवन आपने शासकीय सेवा में गुजारा है समर्पण भाव के साथ, न परिवार को समय दे पाए, न समाज को समय दे पाए, तो परिवार और समाज में तो स्वाभाविक रूप से आपके प्रति वो भाव नहीं रहेगा जो होना चाहिए। निश्चित ये भी एक बड़ी स्थिति है। जो सामाजिक ताना बाना है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और अंत में ना उनके पास रिश्ते बचते हैं, ना राशि बचती है, तो वो फिर ना घर के बचते हैं, ना घाट के बचते हैं। तो ये जो मुद्दा है इसमें विचार निश्चित ही करना होगा और कुछ ना कुछ इसका समाधान खोजना होगा कि एक निश्चित राशि हो जो कि वो पहले से पता हो कि कितने प्रतिशत या कितनी मिलेगी। ऐसी अनिश्चितता ना हो कि अभी निर्धारित ही नहीं है कि 1000, 2000, 3000, 4000 क्या मिलेगा। सोनाली जी, जिन लोगों से आपने बात की, उनके परिवारजन से आपने बात की जो प्रभावित हो रहे हैं इस ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन के पेंच में, तो
क्या कुछ उनके सुझाव थे या कुछ उनके जो मूल मुद्दे थे? पुरानी पेंशन बहाली की जो सदस्यों की जो मांग थी, तो उनकी केवल एक ही मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। क्योंकि अगर जो एक किसी सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मौत हो जाती है, तो उसके बाद उस पेंशन का प्रावधान देने का था परिवार को। लेकिन नई पेंशन योजना में क्या है कि उसकी डेथ के बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी और उसका परिवार रोड पर आ जाएगी। तो उनके अंदर एक चिंता भी रहेगी कि हम मर के भी मतलब अपने परिवार के लिए तड़पेंगे। और जबकि पुरानी पेंशन में ऐसा नहीं था, उनके बाद उसके फैमिली को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है इस पे। तो उनका केवल एक ही साथ मांग है और साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार हमारे साइड भी ध्यान दे। क्या हमारे खून की कीमत सिर्फ एक खत तक लिखने के लिए है? क्या सरकार उस खून की कीमत हमारे सिर्फ एक खत से लगा रही है कि आया और चला गया? हमारा खून भी महत्वपूर्ण है और हमारे परिवार वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम अपना महत्वपूर्ण समय जब सरकार को दे रहे हैं, सरकार की तरफ अपना एक महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं और जब एक परिवार की जरूरत होती है तो हम सरकार का काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें सरकार की जरूरत होती है, सरकार हमें उस समय दरकिनार कर देती है। तो यही मांग थी कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सोनाली जी, बड़ी बात है कि जब सरकार को जरूरत थी हमारी, तब हमने साथ दिया, और जब हमें जरूरत है सरकार की तो सरकार पीछे हट रही है। एक बड़ी बात कही है लोगों ने जो भी प्रभावित हैं इससे, और साथ ही उनकी एक मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। राजेंद्र जी के पास चलेंगे। राजेंद्र जी क्योंकि खुद कर्मचारी रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे मामले भी देखे हैं और जिस महत्वपूर्ण पद में रहे हैं वहां हर तरह की स्थितियों का उन्होंने सामना किया हुआ है और अभी भी समाज की स्थितियों को देख रहे हैं। नई पेंशन पुरानी पेंशन को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं, यदि आपसे सुझाव लिए जाएं तो क्या सुझाव हो सकते हैं या कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? राजेंद्र जी। निश्चित रूप से सरकार या तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे, अन्यथा इस तरह से प्रावधानित करे कि मिनिमम उनको गारंटी हो, मिनिमम पेंशन मिले, बाजार बेस पर नहीं भेजना चाहिए। और अभी सोनाली जी ने प्रश्न उठाया, सबसे बड़ी सुरक्षा की भावना ये है कि अभी पेंशन, ओल्ड पेंशन में जैसे कर्मचारी की डेथ होती है तो उसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान है और वो पहले से ही निर्धारित हो जाता है। जब आपको पीपीओ जारी होता है तो ये निर्धारित रहता है कि भाई ये आपको ये बेसिक मिले, बेसिक का जैसे मैंने बताया 50% मिलेगा। और यदि मान लीजिए पेंशनर मर जाता है तो पति या पत्नी को बेसिक का 30%, कुल मिला करके वो लास्ट में जो पेंशन पा रहा होता है, अगर मान लीजिए ऐसी दुखद स्थिति आती है तो उसके फैमिली को 60% पेंशन तो भी मिलती है। हमको अगर 20,000 पेंशन मिल रही है तो फिर हमको चाचू को 16,000 रुपये परिवार को मिलेगी। लेकिन ये नई स्कीम में तो ऐसा कोई स्कीम ही नहीं, वो इसमें कोई गारंटी नहीं है। अभी बता रहे हैं कि उसमें चूंकि अभी जो नए रिटायरमेंट वालों का अभी जो नई पेंशन स्कीम चूंकि 2005 में लागू हुई 2004 में, तो उसके बाद से अभी कम लोग रिटायर हुए हैं। लेकिन उसमें ये जो आपका कार्पस है, जो फंड है 40% का, वो जब्त करके फैमिली पेंशन मिलेगी। जो फैमिली के पेंशन मान लीजिए अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसको करने के बाद मिलेगी। तो ये स्थिति जो है, सरकार को चाहिए कि आप पूरी ओल्ड पेंशन पर विचार करें, जैसा कि कुछ राज्य सरकारों ने किया भी है। बड़ा सुखद पहलू है, मैं उन सरकारों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया है समाज कल्याण के, वृद्धों के कल्याण, पेंशनर कल्याण में। और हमारे केंद्र और समस्त राज्य सरकारों को बिना हिचक के पुरानी पेंशन लागू करें। अन्यथा यदि आपको पुरानी पेंशन नहीं लागू करना है, आप उससे पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तो उसको आप रिवाइज करें, संशोधित करें और मिनिमम जितने में गुजारा भत्ता हो सके इससे मिलते जुलते सुरक्षा, जो पुरानी ओल्ड पेंशन में जो हमारी सुरक्षा थी उससे मिलते जुलते सुरक्षा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट एवरेज करते हैं तो करते रहिए, पैटर्न बदल दीजिए, लेकिन जो सुरक्षा जो थी वो सुरक्षा प्रावधान आप लाइए। अभी बड़ा सुखद पहलू है, मुझे ऐसा समाचार पत्रों से, मीडिया से पता चला है केंद्र सरकार इसको रिवाइज करने पर विचार कर रही है, एनपीएस को ऐसा कुछ वो लाना चाहते हैं कि इसमें हम मिनिमम गारंटी दें, उसमें कुछ सुरक्षा की स्थिति पैदा करें। तो अगर ऐसा कोई प्रावधान होता है तो निश्चित रूप से स्वागत होगा। लेकिन नई स्कीम, वर्तमान में जो नई पेंशन स्कीम है, ये तो किसी भी दृष्टि से कर्मचारी हित में नहीं है,
ये तो मात्र इसको एक तरह से बाजार के हवाले करके बाजार के यहाँ लुटाना है। हमारा जो कारपोरेट जिंदगी भर कमाई उसको जमा कर रहे और 60% ले 40% उसके जमा कर दे, उसको खेलते रहें, वो जब उनका वो खेल चले शेयर चलाते रहें और जो आता रहे वो हमको देते रहें। तो ये तो हमारे पैसे से और प्राइवेट सेक्टर को खेलने का, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां करती हैं ये। सरकारी कर्मचारी का भी ये कारपस तो एजेंसियां उसमें नियुक्त हैं, सरकार तो करती नहीं है। जो फंड होता है इसकी एजेंसियां नियुक्त हैं, कहीं LIC है, कहीं दूसरी एजेंसियां हैं, वो उस फंड को रेगुलेट करती हैं, पेंशन को। तो इसको जो है इस पर विचार करना चाहिए सरकार को और पुरानी पेंशन लागू करिए, अन्यथा आप इसको तार्किक बनाइए जिसमें परिवार को और पेंशनरों को सुरक्षा मिले। जी, सुरक्षा का भाव होना चाहिए। सुझाव था राजेंद्र जी का। आपके भी जो सुझाव हैं इस चर्चा से जुड़े या हमारे कार्यक्रम से जुड़े, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप अपनी कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या सोचते हैं, वो भी आप हमारी ईमेल आईडी में वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, विंध्य की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। साथ ही इस तरह के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आप रखना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपना पंच शो में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ राजेंद्र बघेल जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली दुबे जी रिपोर्ट तैयार की और चर्चा में शामिल रही, आपका भी धन्यवाद। कल मिलेंगे नए मुद्दे के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।